हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आप टाइटल और थंबनेल में देखें, आज हम चर्चा करेंगे ट्रांसफार्मर का कोर, वाइंडिंग, मेन टैंक, रेडिएटर और ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में। इससे पहले हम ट्रांसफार्मर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बात किए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन में क्लिक करके ज़रूर देखिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक के हिसाब से मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ लैमिनेटेड कोर, वाइंडिंग, मेन टैंक, रेडिएटर, ट्रांसफार्मर। ये पांचों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और इसका काम कैसे है, वर्किंग फंक्शन चर्चा करेंगे। तो पहले चले देखते हैं लैमिनेटेड कोर क्या है। तो ट्रांसफार्मर के अंदर लैमिनेटेड कोर CRGO सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है। इसका जो मटेरियल है वो सिलिकॉन स्टील है जो कि CRGO टाइप का है। CRGO मतलब कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील। कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील से ये कोर को, ट्रांसफार्मर कोर को बनाया जाता है। वो कैसा रहता है, एक 3 फेज ट्रांसफार्मर में एक 3 फेज ट्रांसफार्मर में इस टाइप का रहता है कोर। ये हो गया ऐसे, ये ऐसे रहता है। ऊपर में फिर इसको कनेक्ट किया जाता है। अभी बहुत सारा थिन लेयर को एक साथ इकट्ठा करके ये कोर को बनाया जाता है। मतलब ऐसे 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 थिन लेयर को एक साथ जोड़ के ये कोर को बनाया जाता है। ये थिन लेयर को क्यों इकट्ठा किया जाता है? थिन लेयर को इकट्ठा करने का रीज़न है एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। इसके बारे में डिटेल्स में मैं बताऊंगा। जैसे कि आप अभी पिक्चर में भी देख रहे हैं, उस टाइप का ट्रांसफार्मर का कोर रहता है। बहुत सारा पतला पतला थिन लेयर को एक साथ जॉइंट करके बनाया जाता है और हर एक थिन लेयर को इंसुलेटेड किया जाता है वार्निश के थ्रू या फिर कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल दे के इंसुलेट किया जाता है और ऐसे कोर बनाया जाता है। और ये कोर को ऊपर से भी इसे शॉर्ट किया जाता है। इस टाइप का दिखता है ट्रांसफार्मर कोर। अभी आप जैसे देख रहे हैं, ये हो गया आपका ट्रांसफार्मर का कोर। ये सब बहुत सारा छोटे छोटे थिन लेयर को लैमिनेट करके एक साथ जॉइंट किया जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है लैमिनेटेड कोर। तो अभी क्वेश्चन है, ये जो मटेरियल है CRGO सिलिकॉन स्टील, ये क्यों यूज किया जाता है? ये यूज करने का रीज़न है इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अच्छा है और इलास्टिसिटी मध्य इसका अच्छा है, इसलिए ये मटेरियल यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आएगा कि ये थिन लेयर क्यों यूज किया जाता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थिन लेयर यूज करने का रीज़न है हमको एडी करंट लॉस को कम करना है। एडी करंट लॉस को कम करने के लिए थिन लेयर को एक साथ जॉइंट करके इंसुलेट करके लैमिनेट करके इकट्ठा करके किया जाता है। तो अभी नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा होगा कि एडी करंट क्या है? तो एडी करंट क्या है? जो ट्रांसफार्मर में हम लोग जो वाइंडिंग करते हैं और प्राइमरी वाइंडिंग में जब सप्लाई देते हैं तब इसमें करंट जनरेट होता है, जो करंट की आपका लॉस में जाता है। तो उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, छोटे छोटे थिन लेयर बना देते हैं, जिसके कारण उसमें करंट बहुत कम प्रवाहित होगा। मतलब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया को कम कर देते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर देते हैं और हर एक लेयर को हम लैमिनेट कर देते हैं। लैमिनेट कर देने से क्या है, इसका रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया को कम कर देते हैं और रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं, जिसके कारण आपका एडी करंट लॉस जो है, जो जनरेट होता है प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देने से, वो कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। जिसके कारण आपको फायदा क्या होगा, आपका हीट कम हो जाएगा, लॉस कम हो जाएगा, एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर का बढ़ जाएगा। इसलिए हमको कोर को लैमिनेटेड किया जाता है। इंटरव्यू में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ट्रांसफार्मर का कोर कौन सा मटेरियल में बनाया जाता है? आप बोल सकते हैं CRGO सिलिकॉन स्टील में बनाया जाता है। और ये कोर को लैमिनेटेड करके क्यों बनाया जाता है ना, क्योंकि लैमिनेटेड कर देने से एडी करंट लॉस कम हो जाता है, जिसके कारण आपका हीट कम हो जाता है। हीट कम हो जाने से आपका ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी बढ़ जाता है।
तो ये हो गया ट्रांसफार्मर का कोर। अभी इसके ऊपर क्या होता है, लैमिनेटेड कोर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं वाइंडिंग। वाइंडिंग पहले इसके ऊपर क्या होता है, एलटी वाइंडिंग होता है। एलटी वोल्टेज उसका कम रहता है, इसलिए इसके ऊपर पहले एलटी वाइंडिंग होता है, फिर उसके ऊपर एचटी बाय हाई वोल्टेज वाइंडिंग किया जाता है। तो हाई वोल्टेज में वोल्टेज ज़्यादा रहता है, इसलिए इसका मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग होगा, और एलटी में मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा कम होगा, इसलिए पहले एलटी वाइंडिंग रहता है, फिर इसके ऊपर एचबी वाइंडिंग होता है। तो पहले क्या हो गया, ट्रांसफार्मर का कोर हो गया, फिर इसके ऊपर सेलुलोज पेपर देके इसको इंसुलेट पहले किया जाता है। ये कोर को पहले इंसुलेट किया जाता है सेलुलोज पेपर देके, फिर इसके ऊपर ये एलटी वाइंडिंग हो गया, ऐसे ऐसे एलटी वाइंडिंग हो गया। एलटी वाइंडिंग होने के बाद फिर एक बार इसको इंसुलेट किया जाता है सेलुलोज पेपर देके या माइका देके, फिर इसके ऊपर एचबी वाइंडिंग किया जाता है। जैसे अभी आप पिक्चर में देख रहे हैं उस टाइप का, पहले एलबी वाइंडिंग हो गया, फिर उसके ऊपर इंसुलेट होके फिर एचबी वाइंडिंग हो गया। तो अभी बात ये है कि ट्रांसफार्मर को ये कोर हो गया, वाइंडिंग हो गया, फिर ये काम कैसे करता है। तो अब फैराडे लॉ इसमें काम में आता है। फैराडे लॉ में आप क्या पढ़े हैं, मैग्नेटिक फील्ड अगर आपका चेंज होगा तो सेकेंडरी साइड में आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ये फैराडे लॉज है। मैग्नेटिक फील्ड अगर आपका चेंज होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, और इसके पास एक कंडक्टर अगर हम रखेंगे तो सेकेंडरी साइड में इंड्यूस्ड ईएमएफ व ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ये हम फैराडे लॉ में पढ़े हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, अब फैराडे लॉ का फर्स्ट लॉ में आप जानते हैं, अगर किसी में आप इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो यहाँ पे जब हम एचवी साइड में सप्लाई दे दिए, प्राइमरी साइड में सप्लाई दे दिए, एसी सप्लाई दे दिए, तो एसी सप्लाई का क्या होता है, ऐसे सप्लाई रहता है एसी सप्लाई का, एक टाइम आपका हाई रहता है, एक टाइम आपका लो रहता है। तो ये जो हाई और लो रहता है यानी कि आपका चेंज होता है, कभी हाई रहता है कभी लो रहता है। तो एसी सप्लाई जब हम यहाँ पे दे दिए तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट हुआ, ऐसे ऐसे आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। तो मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट हुआ, इसमें पोल जनरेट हुआ, एक यहाँ पे एन और यहाँ पे एस पोल जनरेट हुआ। फिर यहाँ पर जब एसी सप्लाई आपका लो हो जाएगा, लो पीक में रहेगा, तब ये पोल आपका चेंज हो जाएगा, यहाँ पे एन आ जाएगा, यहाँ पे एस आ जाएगा। तो यहाँ पे एसी करंट में जैसे हाई हुआ तब एक जगह पे एन एस रहा, फिर जब लो आया फिर और एक जगह पे एन एस चला गया। तो ऐसे इसी में क्या हुआ, आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ। तो एसी सप्लाई देने से आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ। जब हाई रहा तब मैग्नेटिक फील्ड दूसरा टाइप का रहता है, जब लो रहता है एसी सप्लाई तब मैग्नेटिक फील्ड दूसरा टाइप का रहता है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, तो उसमें क्या है, करंट फ्लो होने लगता है। ये जो कोर है, ये कोर में एक शॉर्ट सर्किट है कोर, तो आपका करंट फ्लो होने लगता है। करंट फ्लो होने से क्या होता है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग है आपका एलवी साइड, जो पहले ये कोर के साथ हुआ था, उसमें वोल्टेज इंड्यूस्ड होने लगता है, इसमें वोल्टेज इंड्यूस्ड होने लगता है। ये होता है ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल। एक बार बोल देता हूँ, प्राइमरी साइड में जब आप एसी सप्लाई देते हैं तो आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो एसी सप्लाई आपका एक टाइम हाई रहता है, दूसरी टाइम आपका लो रहता है, हर एक फेज का। ये आर फेज हो गया, ये वाई फेज हो गया, बी फेज हो गया। तो एक टाइम आर फेज का हाई रहेगा, एक टाइम वाई फेज का हाई रहेगा, एक टाइम बी फेज का हाई रहेगा। तो ऐसे जब हाई और लो रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड आपका चेंज होगा। तो फैराडे के लॉ अनुसार मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। तो जब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आपका चेंज हुआ तो इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। कोर में करंट फ्लो होने से क्या है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग है एलटी, उसमें क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। तो ये हो गया ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल। फिर उसका एक साइड को स्टार कनेक्शन किया जाता है या डेल्टा कनेक्शन किया जाता है, वो दूसरी बात है। अभी इतना ही आप जानिए। स्टार कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन के लिए हम दूसरा वीडियो जरूर बनाएंगे। अब इतना जानिए कि जब हम एसी सप्लाई प्राइमरी वाइंडिंग में देता है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने लगता है। क्यों चेंज होने लगता है, क्योंकि एसी सप्लाई का प्रॉपर्टीज यही है, एक टाइम हाई रहेगा, एक टाइम लो रहेगा, जिसके कारण आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है सेकेंडरी वाइंडिंग में। तो अभी हम वाइंडिंग
पता कर लिए। वाइंडिंग में हम कॉपर वायर यूज करते हैं। दूसरा चीज़ है, वाइंडिंग में हम कॉपर वायर यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि आप सबको पता है कॉपर वायर का एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो नेक्स्ट आ गया, देखिए थर्ड पॉइंट में मेन टैंक और ऑयल टैंक। अभी ये जो कोर और ये जो वाइंडिंग हो गया, इसको हम क्या करते हैं, मेन टैंक में रख देते हैं। अभी यहाँ पे बना देता हूँ। ये हो गया मेन टैंक ट्रांसफार्मर का, बाद ऑयल टैंक। अभी इसमें हो गया आपका कोर, ये हो गया कोर, इसमें वाइंडिंग है, ऐसे वाइंडिंग है। तो इसको क्या किया जाता है, ट्रांसफार्मर के अंदर रख दिया जाता है और यहाँ पे ऑयल को भर दिया जाता है। ये जो मेन टैंक में ट्रांसफार्मर ऑयल को पूरा भर दिया जाता है। अब ये ट्रांसफार्मर ऑयल क्यों भरा गया, देखिए अभी इसमें आपको प्राइमरी सप्लाई दे रहे हैं, फिर इसमें इंड्यूस्ड होकर सेकेंडरी साइड में वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रहा है। तो ये जो करंट को हम लोग इंसुलेट करने के लिए, ताकि हमको शॉक ना लगे, रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए हम ये ऑयल को यूज करते हैं। और प्लस जब लोड बढ़ेगा ट्रांसफार्मर के ऊपर, तब हीट जनरेट होता है। वो हीट को ऑब्जर्व करने के लिए और कूल करने के लिए ये ऑयल को यूज करता है। तो और ये ऑयल का दो काम रहता है, एक है आपको इंसुलेट जनरेट करेगा, मतलब ट्रांसफार्मर का ये जो टैंक और ये कोर के बीच में इंसुलेशन जनरेट करने के लिए ऑयल रहता है, इसलिए इसको इंसुलेशन ऑयल भी किया जाता है, कहा जाता है। प्लस ये ऑयल का दूसरा काम है कि ये जो हीट जनरेट होगा, ये हीट को वो ऑब्जर्व करेगा, इसलिए ये ऑयल यूज किया जाता है। ये ऑयल को बोलते हैं नाफ्था ऑयल, नाफ्था ऑयल बोला जाता है। ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है उसको बोला जाता है नाफ्था ऑयल। तो इसका प्रॉपर्टीज क्या है, इंसुलेशन करता है ट्रांसफार्मर को, प्लस आपका जो हीट जनरेट होता है वो हीट को भी ऑब्जर्व करता है। ये हो गया आपका ट्रांसफार्मर ऑयल का काम। अभी नेक्स्ट आपका पॉइंट है रेडिएटर। रेडिएटर यहाँ पे ऐसे रेडिएटर ट्यूब लगाया जाता है, फिर इसमें ऐसे 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 जो ट्रांसफार्मर का पार्ट्स में मैं आपको दिखाया था, ये हो गया आपका रेडिएटर। ऐसे ट्यूब लगाया जाता है, फिर इसमें ऐसे ऐसे रहता है। इसका काम क्या होता है, जब ऑयल हीट होगा तो ऑयल फूलता है। जैसे दूध को गर्म करने से दूध फूलता है, वैसे ऑयल ऐसे फूलने लगेगा। जब फूलने लगेगा वो रेडिएटर ट्यूब में आएगा, फिर ऐसे फिन जो है रेडिएटर फिन में नीचे आएगा, फिर नीचे वाला ट्यूब से अंदर चला जाएगा। तो ऐसे एक सर्कुलेट होगा ऑयल। जब सर्कुलेट होगा, जब ऐसे नीचे आएगा रेडिएटर में, तब इसके थ्रू जब एयर पास करता है, रेडिएटर में गैप रहता है जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, तो जब एयर पास करता है वो ऑयल को थोड़ा कूल कर देता है। तो कूल कर देने से फिर ऑयल अंदर चला जाता है। तो ऐसे सर्कुलेशन होते रहता है। तो ऑयल रेडिएटर का काम रहता है ऑयल को कूल करना। कोई कोई बड़े बड़े ट्रांसफार्मर में रेडिएटर में फैन भी लगाया जाता है। छोटे छोटे ट्रांसफार्मर में नेचुरल एयर से भी ऑयल को कूल किया जाता है, लेकिन बड़े बड़े ट्रांसफार्मर में फैन लगाया जाता है ऑयल को कूल करने के लिए। तो ये हो गया कोर, फिर हो गया उसके ऊपर वाइंडिंग, फिर उसको हम लोग मेन टैंक के अंदर रख के ऑयल भर देते हैं। और ऑयल का काम क्या है आपको पता चल गया। और ये ऑयल अप टू कंजर्वेटर टैंक तक भरते हैं। ये ऑयल पूरा ऐसे, मतलब आपका कोर और वाइंडिंग पूरा ऑयल में डूब के रहता है। ये हो गया टोटल आपका फंक्शन। अभी नेक्स्ट में हम फिर कंजर्वेटर टैंक, बुक्कल्स रिले, सिलिका जेल ब्रीदर नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर देखेंगे। तो अभी और एक बार रिवाइज कर देते हैं। आपका जो कोर है उसका मटेरियल है CRGO सिलिकॉन स्टील। वो उसका प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिज्म, हाई मैग्नेटिज्म एंड हाई इलास्टिसिटी। आपका कोर छोटे छोटे थिन लेयर को एक साथ इकट्ठा करके बनाया जाता है। हर एक लेयर को लैमिनेट किया जाता है वार्निश के थ्रू या फिर कुछ सेलुलोज पेपर दे के किया जाता है। रीजन है ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए। ईडी करंट लॉस क्या होता है ना, जब हम प्राइमरी सप्लाई देते हैं तब अननेसेसरी करंट कुछ फ्लो होता है, जिसको कम करने के लिए हम क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर देते हैं और रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं, जिसके कारण आपका एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर का बढ़ जाता है और हीट कम हो जाता है। वो हो गया कोर के बारे में। उसके बाद वाइंडिंग करते हैं ट्रांसफार्मर में, कॉपर वायर में वाइंडिंग करते हैं, कॉइल टाइप का।
वाइंडिंग करने के बाद फिर आपका प्राइमरी सप्लाई देते हैं, सेकेंडरी सप्लाई में इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, कैसे जनरेट होता है पता है। फिर ये कोर और वाइंडिंग को मेन टैंक में रखा जाता है, ऑयल भर दिया जाता है, ऑयल नाफ्था ऑयल होता है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है बताया, रेडिएटर का काम क्या है बताया। तो ये ऑल अबाउट ट्रांसफार्मर वर्किंग प्रिंसिपल। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए। नेक्स्ट वीडियो में बुकल्स ड्रिल और सिलिका जेल ब्रीदर के बारे में चर्चा करेंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक स्टे ट्यून, लर्न विथ लिपोन।